हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक जो है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली बच्चों क्या है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। मीन्स कि जब किसी फ्लूइड में से, विस्कस मीडियम का मतलब हो गया कोई भी फ्लूइड, ठीक है ना। यहाँ पे जो विस्कस मीडियम का मतलब है, विस्कस मीडियम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फ्लूइड को बेटा। तो किसी भी फ्लूइड में से, वो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एयर हो सकती है, वो फ्लूइड हमारा कोई भी लिक्विड हो सकता है। जैसे यहाँ मैं अभी लिक्विड का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास ये कोई लिक्विड था, तो ये हमने एक लिक्विड ले लिया, और सपोज कोई बॉडी है जो इस लिक्विड में नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, कोई बॉडी है वो नीचे की तरफ गिर रही है। सपोज मैंने एक बॉडी कंसीडर कर ली, लेट दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इनसाइड दिस लिक्विड। ठीक है ना, ये बॉडी जो है इस लिक्विड में नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, नीचे गिरने की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो मैक्सिमम जिस कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना, जिस मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड से ये नीचे की तरफ जाएगी, उसे ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का, कि मैक्सिमम कितनी कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ किसी विस्कस मीडियम में, किसी फ्लूइड में नीचे की तरफ गिर सकती है, उसे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब आती कैसे है टर्मिनल वेलोसिटी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए उसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले आता हूँ। तो अब है क्या टर्मिनल वेलोसिटी, उस चीज़ को समझोगे। सपोज हमारे पास कोई विस्कस मीडियम है, ये मैंने एक विस्कस मीडियम ले लिया। थोड़ा इलेबोरेट करके बड़े डायग्राम के साथ हम इसको समझेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में गिरता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बच्चे किसी विस्कस मीडियम में गिरता है, तो फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड क्यों अचीव कर लेता है नीचे गिरते गिरते, वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसकी तो स्पीड बढ़ती जाती है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा है, जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। जैसे हवा में कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो उसकी तो स्पीड जैसे जैसे नीचे गिरती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कोई एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जब भी कोई चीज़ फॉल करती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एक हद तक स्पीड बढ़ती 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 आगे जाके क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो स्पीड कांस्टेंट क्यों हो जाती है जब कोई चीज़ नीचे गिर रही होती है, वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ऐसा होता है बेटा फोर्सेस की वजह से, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर कई तरह की फोर्सेस जो हैं वो लग रही होती हैं। तो फोर्सेस की वजह से ऐसा बच्चों होता है। अब कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती है वो मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज दिस इज़ आवर सफेरिकल बॉडी, ठीक है बेटा, दिस इज़ आवर सफेरिकल बॉडी जो नीचे की तरफ गिर रही है इस फ्लूइड के अंदर। अब जब ये बॉडी नीचे गिर रही है तो इस पे कई तरह की फोर्सेस जो हैं बच्चों वो लग रही होंगी। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी जी? देखो, सबसे पहली बात तो नीचे गिर रही है तो नीचे कौन गिराता है बेटा, हमें हमारा वेट। तो एक तो इस बॉडी का वेट, ठीक है ना, कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एक तो इस बॉडी का जो वेट है इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो इसको नीचे गिरा रहा है। तो एक तो फोर्स ये लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है नीचे गिरने की। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ वेट ही लग रहा है बॉडी के ऊपर? नहीं, वेट के अलावा भी और फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे बच्चों लग रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि जब ये बॉडी नीचे गिरेगी तो इस बॉडी के ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लगेगी। अभी आपको अगर याद हो, आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी, वहाँ पे आपने विस्कस फोर्स पढ़ी थी, और ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि जितनी वेलोसिटी बॉडी ने अब अचीव कर ली है। कि मान लिया अभी हमारी जो बॉडी है वो वी वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो इस टाइम पे उस पर जो फोर्स लग रही होगी उसका फॉर्मूला ये होगा। यानी कि बॉडी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर लगने वाली अपवर्ड थ्रस्ट भी
मतलब उसके ऊपर लगने वाली ये विस्कस फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है अपोजिंग फोर्स, ये भी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसके अलावा एक फोर्स और लगती है बॉडी पे, वो लगती है अपवर्ड थ्रस्ट। क्या लगती है? अपवर्ड थ्रस्ट, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या लगती है? अपवर्ड थ्रस्ट, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्ड थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स भी इसको बोला जाता है, अगर आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी फ्लूइड में हम किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है, एक बॉयंट फोर्स लगती है कि वो फ्लूइड उसको, बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है। उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट। आगे हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। बॉयंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने ऑलरेडी बेटा पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, तो आज थोड़ा सा और बता देंगे आपको। तो अब हो क्या रहा है, अभी तो मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड क्यों हो जाती है। अब आप देख सकते हो बॉडी पे ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो बॉडी का वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है, एक हमारी विस्कस फोर्स, और एक अपवर्ड थ्रस्ट जो ऊपर की तरफ लग रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, देखो जब बॉडी नीचे गिर रही होती है कि उस पर जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है, यानी कि वेट की वजह से जो लग रही है, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है जितनी अपवर्ड फोर्स लग रही है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बॉडी के ऊपर जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है उतनी ही अपवर्ड फोर्स भी लग रही होती है। और जब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स उतनी ही अपवर्ड फोर्स, तो उस टाइम पे बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो जीरो हो जाएगी। बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी उस टाइम पे वो क्या हो जाएगी? जीरो। ये कब होगा? जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगी। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो बॉडी की एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर फोर्स ही जीरो हो जाए, नेट फोर्स हमारी, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो एम ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्सेलेरेशन जीरो। और भैया एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्सेलरेशन जीरो है दैट मीन्स हमारी स्पीड उस टाइम पे क्या हो चुकी होगी? कांस्टेंट। अब हमारी स्पीड और चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है किसी भी बॉडी पे? व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव, व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है बेटा? जब हमारी जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, मतलब जो बॉडी का वेट है, वो इक्वल हो जाता है अपवर्ड फोर्सेस के। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी? एक तो विस्कस फोर्स प्लस एक हमारी जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है। यानी कि जब बॉडी का वेट इक्वल हो जाता है विस्कस फोर्स प्लस अपवर्ड थ्रस्ट, तब बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बच्चों हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। तो चलिए अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए अब करते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी किसी विस्कस मीडियम में नीचे की तरफ गिर रही है, ये हमारी बॉडी है, और ये मैं विस्कस मीडियम ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दिस इज़ द विस्कस मीडियम जिसमें हमारी बॉडी जो है वो फॉल कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है बच्चों। दिस इज़ द विस्कस मीडियम जिसमें हमारी ये प्यारी प्यारी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक तो बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक बॉडी पे लग रही है अपवर्ड थ्रस्ट, और एक बॉडी पे लग रही है विस्कस फोर्स। अब इन फोर्सेस का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं इन फोर्सेस का? अब एक्सप्रेशन। अब आपको पता है, अब इसमें दो चीज़ें और मान के चलेंगे। सपोज जिस विस्कस मीडियम में हमारी बॉडी गिर रही है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है, और हमारी बॉडी की डेंसिटी है रो। अब ये चीज़ ध्यान रखना,
रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द गिवन सफेरिकल बॉडी। हमने यहाँ पे एक सफेरिकल बॉडी कंसिडर किया जिसकी रेडियस r है, और सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम, डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम। ठीक है बेटा, तो ये दो फैक्टर्स आप सबको ध्यान रखने हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास तीन फैक्टर हैं, बेसिकली तीन तरह की फोर्सेस हैं, तीनों को निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेट। तो जो वेट है, सबसे पहले वेट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। अब वेट हमें पता है किसके इक्वल होता है, W। मान लिया बॉडी का मास m है, तो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, सबको पता है जी, W इज इक्वल टू mg। अब लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि बॉडी की डेंसिटी क्या है, रो है। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास फर्दर क्या आ जाएगा जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगी, बॉडी सफेरिकल है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से मास आ जाएगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो ये वैल्यू मास की हम पुट कर देंगे वेट के फॉर्मूले में। तो पुट करेंगे तो W हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। तो इस तरह से हमने वेट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब क्या निकालते हैं हम, अपवर्ड थ्रस्ट। सेकंड टॉपिक अपवर्ड थ्रस्ट। अब हमारी बॉडी पे अपवर्ड थ्रस्ट भी लग रही है। अब अपवर्ड थ्रस्ट कैसे निकलेगी, अपवर्ड थ्रस्ट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या यूज़ करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर मुझे अपवर्ड थ्रस्ट निकालने तो मैं यूज़ करूँगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, देखो ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगी, किसी भी बॉडी को जब आप किसी लिक्विड में डिप करोगे किसी विस्कस मीडियम में, तो उस पर जो अपवर्ड थ्रस्ट लगेगी वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अभी आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि अपवर्ड थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज बेटा आपने एक कंटेनर लिया, क्या लिया, एक कंटेनर। इस कंटेनर को आपने पूरा भर दिया किसी लिक्विड से। ठीक है, इस कंटेनर को आपने किसी लिक्विड से पूरी तरह से भर दिया बेटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर किसी बॉडी को डिप किया। ठीक है, आपने इसके अंदर लिक्विड में किसी बॉडी को डिप किया। जैसे ही इस बॉडी को आप लिक्विड में डिप करोगे तो क्या होगा, ये बॉडी अपनी जगह बनाएगी, ये कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। जैसे सिंपल आपने वो प्यासे कौवे वाली कहानी पढ़ी है ना, कि कौवे को प्यास लगी होती है, वो एक बर्तन देखता है उसमें पानी कम होता है ना। प्यासे कौवे वाली कहानी याद है कि एक बर्तन देखता है वो, उसमें पानी का लेवल कम होता है, तो वो कौवा क्या करता है, ठीक है ना। तो वो कौवा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ के आया हुआ था। वो कौवा क्या करता है, अपनी चोंच से जो पत्थर हैं वो पानी में गिराने लग जाता है। जब पत्थर वो पानी में गिराने लग जाता है तो पत्थर जैसे ही उस पानी में गिरेंगे, लिक्विड में गिरेंगे, तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह बनाने के लिए, जिससे पानी का लेवल ऊपर होगा। तो जिससे पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और बाद में वो कौवा पानी पी जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। जैसे ये बॉडी आप इसमें गिराओगे तो ये अपनी जगह बनाएगी, जगह बनाने के लिए डिस्प्लेस करेगी लिक्विड को, और लिक्विड डिस्प्लेस होगा और लिक्विड जो है कंटेनर से बाहर आएगा। ठीक है, तो इसने कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया और वो लिक्विड यहाँ, क्योंकि कंटेनर पूरी तरह से भरा हुआ था तो बाहर गिरा। तो जितना लिक्विड बाहर गिरा वो हमने किसी दूसरे कंटेनर में सपोज इकट्ठा कर लिया। ठीक है, कुछ लिक्विड जो है गिरा, उसको हमने इकट्ठा कर लिया। तो उस लिक्विड का क्या निकाल लो, वेट। और वही वेट हमारा उस लिक्विड का इक्वल होगा इस बॉडी पे लगने वाली अपवर्ड थ्रस्ट के, कि इस बॉडी पे लिक्विड जो अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा उसके। क्लियर है। तो क्या होता है अपवर्ड थ्रस्ट, कि किसी भी बॉडी को जब हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो उस बॉडी पे
लिक्विड अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है और वो किसके इक्वल होती है, जितना उस बॉडी ने वाटर डिस्प्लेस किया है या वो लिक्विड डिस्प्लेस किया है जिस लिक्विड में उसको डुबोया, उस लिक्विड के वेट के इक्वल। ठीक है, अब किसी भी बॉडी को बेटा जब आप डुबोओगे किसी लिक्विड में तो वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, जितनी उस बॉडी की खुद की वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकलेगा। अब हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है जितनी इसकी खुद की वॉल्यूम है। अब बॉडी की वॉल्यूम कितनी है जी, v 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतनी वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, तो हमें वेट भी किसका निकालना पड़ेगा, इतनी ही वॉल्यूम के लिक्विड का। तो इतनी वॉल्यूम के लिक्विड का पहले मास निकाल लेते हैं। हमें गिवन था कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था नहीं, सिग्मा। विस्कस मीडियम की डेंसिटी कितनी है बेटा, सिग्मा। तो हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब की बार वॉल्यूम कितनी है, बॉडी जितनी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो इतना मास डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इतने मास का, क्योंकि वॉल्यूम जितनी बॉडी की वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो वॉल्यूम की जगह तो बॉडी की वॉल्यूम आ जाएगी, इनटू डेंसिटी कौन सी आएगी, जितने लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब जो मास डिस्प्लेस किया गया है m, वो मास हमारे पास कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। अब वेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास तो हमारे पास ये है, तो यहाँ से अपवर्ड थ्रस्ट क्या आ जाएगी, इस वेट के इक्वल, और वेट है हमारा ये जितना मास डिस्प्लेस हुआ इंटू ग्रेविटी। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो यानी कि अपवर्ड थ्रस्ट बॉडी पे कितनी लग रही है, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि अपवर्ड थ्रस्ट क्या है। अब आते हैं तीसरी फोर्स पे बेटा, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब तीसरी फोर्स पे आते हैं, और जो तीसरी फोर्स है बच्चा पार्टी, वो है विस्कस फोर्स। वो है आपकी विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। विस्कस फोर्स क्यों लगती है कि जब कोई बॉडी लिक्विड में गिरती है तो अपने साथ साथ वो उसके नज़दीक की जो लेयर्स हैं उनको भी मूव करवाती है। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स के बीच में विस्कस मीडियम की रिलेटिव मोशन आ जाता है, जिसकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स लगती है विस्कोसिटी की वजह से, उसे बोलते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा विस्कस फोर्स का, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी। तो ये सब कुछ हमने निकाल लिया, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो यानी कि जब हमारी बॉडी गिर रही थी उसका वेट लग रहा था डाउनवर्ड, अपवर्ड थ्रस्ट लग रही थी ऊपर, और विस्कस फोर्स भी लग रही थी ऊपर। तो हम कब बोलेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है, अगर उस पर नेट फोर्स बॉडी पे 0 है। नेट फोर्स 0 कब हो सकती है, अगर जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी ही अपवर्ड फोर्स हो, ये ऑलरेडी बताया आपको। तो यहाँ वैल्यूज रख दो। अब वेट की वैल्यू रख दो, वेट की वैल्यू कितनी थी, 4/3 पाई, आप देख लेते हैं पीछे चेक कर लेते हैं, वेट आया था 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, पाई आर क्यूब रो इंटू जी। और अपवर्ड थ्रस्ट कितना आया, देखो अपवर्ड थ्रस्ट आया है ये, तो अपवर्ड थ्रस्ट आया है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, प्लस विस्कस फोर्स कितनी आई है, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। बस अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये वी निकाल लेना है। यही वी हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा, यही वी क्या होगा बेटा, हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा। देखो कैसे, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास बन जाता है फोर्स 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास बनेगा यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो यहाँ से आपके पास फर्दर एक आर थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 पाई ईटा वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, 4/3 आर स्क्वेयर
पाई आर स्क्वायर जी, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ रो माइनस सिग्मा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल लेते हैं अब वेलोसिटी। फर्दर आप देखो पाई से पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी सॉल्व करके 2/3 3 ज़ा 9, 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ये ईटा भी डिवाइड में चला जाएगा इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो इस तरह से दोस्तों टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय ईटा। सो दिस इज द वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया जी? ये टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप किसी भी बॉडी के लिए किसी भी विस्कस मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए इसी कंसेप्ट की वजह से जब बारिश होती है तो बारिश में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। मतलब अगर टर्मिनल वेलोसिटी ना होती तो सोचो क्या होता। बारिश कैसे होती है? क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में से वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं। अब आपको पता है क्लाउड्स कम से कम 1-2 किलोमीटर तो ऊपर होते ही है ना। तो जब ऊपर से ड्रॉप नीचे गिरेगी तो वो जी एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट होके नीचे आ रही है। तो जब तक वो ड्रॉप धरती पे पहुंचेगी, ठीक है, जब तक पानी की बूंद धरती पे पहुंचेगी उसकी तो स्पीड इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि वो तो हमें फोड़ देगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वाटर ड्रॉप नीचे गिरती है तो उसका वेट तो उसको नीचे खींच रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे गिरती है तो वो कहाँ मूव कर रही है? एयर में। एयर एक विस्कस मीडियम है ना। एयर में जब वो मूव कर रही होती है वाटर ड्रॉप तो उस पर अपवर्ड थ्रस्ट भी लग रही होती है और विस्कस फोर्स भी लग रही होती है। तो जब वो नीचे आ रही होती है तो एक टाइम पे अपवर्ड थ्रस्ट और विस्कस फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाती है। इस वजह से जो रेन ड्रॉप है एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी। तो बारिश की बूंद गिरते गिरते एक टाइम पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, उसके बाद उसकी और स्पीड इंक्रीज नहीं होती, जिससे हम बचे रहते हैं। अगर टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट ना होता ना बच्चों, आप बाहर निकलते और बारिश की बूंद सिर पे गिरती पटाख से मर जाते। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि बारिश की बूंदों के पास एक फिक्स वेलोसिटी आ जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी, और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू कर देती है। मतलब शुरू में तो उनकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बड़ी एक टाइम पे आके स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से धरती पे आती है। क्लियर है? समझ गए? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आए हो, अगर पुराने हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही और लेक्चर्स चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहते हो, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।